योगेंद्र उपाध्याय, भारत जागृति अभियान के संयोजक। उपाध्याय जी, ये आपकी संस्था क्या कर रही है आजकल? इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, जो इस सब जागृति की आवश्यकता पड़ रही है? विश्व गुरु बनने की स्थिति में हमारा देश है, जैसा कि हमारी सरकारें कह रही हैं। भारत जागृति अभियान के पीछे मूल सोच है कि हमारे भारत की जो आज की दशा है उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। जो भी स्थिति अपने देश की है, दशा मतलब कैसे, क्या दशा आपको लग रही है? चाहे राजनीतिक दशा है, आर्थिक दशा है, सामाजिक दशा है। वर्तमान सरकार तो $5 ट्रिलियन बनाने इकोनॉमी बनाने की तैयारी में रहती है और बात कहती भी है, विज्ञापन भी छपते हैं। देखिए अनिल जी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, अमेरिका की 29-30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, या चाइना की 20 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की इकोनॉमी हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारा देश जो पूरे दुनिया में ऐसा देश है जिसमें जब अमेरिका में, चाइना में कोरोना से तमाम लोग मर रहे थे, तो उस समय भी भारत के वनवासी क्षेत्रों में और जो हमारे ऐसे तबके से जुड़े हुए लोग जो ज़मीन पे झाड़ू लगाने से लेकर के और ऐसे काम करने वाले लोग थे, उन लोगों को कोरोना नहीं हुआ। प्रभाव था जिसमें लाखों लाख लोग मर गए, पूरे दुनिया में मर गए, भारत में भी काफ़ी मर गए। तो यह कोरोना तो बहुत, जब से कोरोना का इजाद हुआ तब से कोरोना लोगों के उसमें है। आज भी कोरोना है लोगों के उसमें। अच्छा। लेकिन जिस तरह से शरीर के भीतर कहा जाता है शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोगों का घर है, तो जब वो रोग प्रभावी हो जाते हैं तो आदमी को नुकसान होता है। और जब तक आदमी का स्वास्थ्य सही रहता है तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से जो समाज की व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसमें भी तमाम प्रकार की कमियां रहती हैं। जब तक उनका प्रभाव नहीं होता है तब तक तो लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन जब प्रभाव हो जाता है तो उससे तमाम प्रकार की बीमारियां, जैसे शरीर में बीमारी पैदा होती है, वैसे समाज में, अर्थव्यवस्था में, समाज व्यवस्था में, धर्म व्यवस्था में, सब में वो बीमारी हावी हो जाती है और उसका नुकसान होता है। हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में बहुत समय से पूरे दुनिया में जब इस्लाम का, बौद्ध का, जैन का, ईसाइयत का उदय नहीं हुआ था, तब भी पूरे दुनिया में सूरज थे, चाँद थे, और प्रकृति या सनातन जिसको आप कह सकते हैं, या प्रकृति धर्म विद्यमान था। बिल्कुल। और ऐसे में जब हमारा ध्यान हमारे देश और दुनिया की तरफ जाता है तो एक कैंपेन उसमें विचार करते हुए पाता है कि भारत की जो दशा खराब हुई वो उसके पीछे जो यहाँ के जुग जुग से जीने वाले प्रकृति धर्मी लोग थे। और जब दुनिया में लोग सोने की प्रोसेसिंग नहीं जानते थे, चांदी की प्रोसेसिंग नहीं जानते थे, आयरन की, लोहे की प्रोसेसिंग नहीं जानते थे, हल्दी की प्रोसेसिंग नहीं जानते थे, केसर इत्र की प्रोसेसिंग नहीं जानते थे, यहाँ के लोग तो भारत के लोग ये सब करते थे और पूरे दुनिया में भारत के सारे सामानों का निर्यात होता, पूरे दुनिया की कमी उसको पूरा करते थे और भारत में पूरे दुनिया से धन आता था। और ऐसे में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो दुनिया भर के तमाम ऐसे लोग जिनका ध्यान लूटपाट पे होता था वो भारत में आते थे और कुछ लूटपाट करके जाते थे, कुछ यहाँ रह जाते थे। बिल्कुल। लेकिन भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था और समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था माने प्रकृति धर्मी लोग थे, इतनी ज़्यादा मजबूत थी और यहाँ समाज इतना मजबूत था, ऋषि सत्ता के कारण समाज सत्ता बहुत मजबूत थी। और राज सत्ता जब तक लोक सत्ता के हित के लिए काम करती थी
तब तक तो वो रह पाती थी, और नहीं तो ऋषि सत्ता जो उसे समझती थी कि ये समाज के प्रतिकूल है। ऋषि तो सत्ता मतलब ऋषि मुनि जो यहाँ के जो रहे हैं, हाँ, तो गुरुजन। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग जो है उस सत्ता को से जनता को मुक्त कराने के लिए तमाम प्रकार के उपाय कर देते थे। वो सीधे लड़ते नहीं थे, लेकिन दूसरे लोगों को खड़ा करके और उससे मुक्ति दिला देते थे, और समाज ठीक प्रकार से फिर चलने लगता बिल्कुल चलता था। सही बात। तो भारत में जो पुरातन चीजें चली आ रही हैं। हाँ, पुरातन चीजें चली आ रही थी, और जब अंग्रेज यहाँ आए तो मैकाले ने यहाँ पे देश की 10 साल तक लगभग यहाँ रहे वो, और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जी। और उन्होंने अपने कमेंट में लिखा, उस समय के अखबारों में भी छपा, आज भी वो गजेटियर और अखबारों में उपलब्ध है, कि भारत में कोई भी झूठ बोलने वाला नहीं मिला। भारत में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, घरों में ताले नहीं लगते थे, और भारत में 100% शिक्षा थी। कोई झूठ नहीं बोलता था। हाँ, घरों में ताले नहीं लगते थे, बहुत बड़ी बात है। और 100% शिक्षा थी। वाह। तो अब इस बात को हम खोजने लगे कि अगर सब ऐसा था तो इसका क्या प्रमाण हो सकता है अवशेष के रूप में। तो हमने देखते खोजते हुए, हम सब विचार करते हुए, अभियान में सम्मिलित लोग के पाए कि जब एक गंवार से गंवार औरत भी, ये तथाकथित शिक्षा वाली नहीं है, वो स्कूली शिक्षा वाली, जो संस्कार है घर के, उसके परिवार के, लेकिन कब से उसको ये कला आती है कि जब वो लौकी की छौंक लगाती है, सब्जी बनाती है, तो जीरे की छौंक लगाती है, और जब अरवी की सब्जी बनाती है, बैगन से, तो मेथी और हींग की छौंक लगाती है। हाँ, इस्तेमाल करती है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक गिलोय का कोरोना में इतने बड़े पैमाने पे प्रयोग हुआ, तो ये किस एलोपैथ ने बताया था, या किस एलोपैथिक शिक्षा में था, या सुबह मूली खाइए, रात में मत खाइए, नुकसान करेगी, विष भोजन क्या है, विपरीत भोजन क्या है, सही। या कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, किस दिशा में बैठ के खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, दक्षिण सिर करके सोना चाहिए, उत्तर सिर करके सोना चाहिए, इतनी विधि विधान के साथ, इतना सब विधि विधान, और इस तरह से लोगों को इसका ज्ञान के निचले स्तर तक हर कोई सब चीज जानता था। अभी और लंबी आयु यहाँ पर अच्छे से जीते थे। लंबी आयु और स्वस्थ अच्छी आयु जीते थे, क्योंकि ये प्रकृति से, धरती से जुड़े हुई सारी व्यवस्थाएं थी, जुड़े हुए लोग, और यहाँ सब त्योहार ही थे। 16 संस्कार में जन्म से लेके मृत्यु भी एक संस्कार के रूप में और मनाया जाता था। और सनातन का तो मूल उद्देश्य है कि शरीर, आत्मा अजर अमर है, और शरीर का मोह ही नहीं होता था कि यह तो एक साधन है, यान है। इसी नाते जब अर्थी चलती थी तो ये कहा जाता था कि अर्थी जा रही है, माने इसमें रथी नहीं है, यानी ये मर गया है। तो इतना बड़ा चीज़ें जो है हमारे समाज में, और क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हमारे देश में जब मुस्लिम शासक आए तो फारसी राजभाषा हो गई, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी राजभाषा हो गई, और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने तो ये हॉस्पिटल एलोपैथ के और विद्यालय बनाने शुरू किए, और एक यूँ कहिए आपकी, ये लोग पश्चिमी सभ्यता यहाँ पर हावी करना नहीं, राज्य स्थापित करना ही इनका उद्देश्य था। राज्य मतलब यहाँ पर कब्जा, शासन करना और राज्य स्थापित करना। तो ये जब आए तो उनका तो मकसद ही यहाँ की संस्कृति सभ्यता, ये लोक कल्याणकारी है, यहाँ के लिए कल्याणकारी है, ये जानकारियाँ जो इन लोगों को हैं ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन वो एक स्टेट का कैरेक्टर होता है, राज्य का, सुप्रीमेसी का, कि हम सब जानते हैं। तो उन्होंने यहाँ की सारी चीज़ों को बर्बाद करना शुरू किया, और अपने व्यापार, विश्व वो व्यापार, मूलतः व्यापारी उसके थे, यहाँ से सब धन लूट करके जाना था उनको, और पूरी दुनिया में लूटपाट मचाना था। तो औपनिवेशिक जो उनकी सोच थी, तो उसको सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, उस समय दुनिया में भारत का व्यापार 40% से अधिक था। ठीक है। और उनको उस सिस्टम को बिना क्रश किए हुए, दबाए हुए, वो भारत में अस्थायी रूप से राज्य स्थापित नहीं कर सकते थे।
ठीक। तो हम सब विचार करते हुए इस पॉइंट पे पहुंचे कि 1857 की जो क्रांति हुई, मंगल पांडे जी वाले। हाँ, उस क्रांति के क्या कारण थे, तमाम जगह उपलब्ध हैं। और गाय और शोर के मांस सामने आते हैं। नहीं, वो तो आता ही है, लेकिन उस क्रांति में मंगल पांडे जी, बहादुर शाह जफर जी, या बेगम हजरत महल, या तमाम लोगों के जो नाम हम लोग जानते हैं, नाना जी, तात्या टोपे, तो लेकिन उसके अलावा उस क्रांति में 4 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। 4 लाख से अधिक। हाँ, और ऐसे पुराने अभी भी कहीं कहीं इमली के पेड़ या ऐसे पेड़ मिल जाएंगे जिसपे चिड़ियों की तरह से लोगों को टांग दिया गया और लाशें नहीं उतारने दी गई। ये सारे जो लोग थे वो किसान, कामगार और प्राइम सेक्टर से, जिसकी बात अभी हमने किया कि सोने की प्रोसेसिंग, चांदी की प्रोसेसिंग, कपड़े बनाने का, ढाका का मलमल, पुश्तैनी जो काम इन लोगों का था, और जो पूरे दुनिया में व्यापार जिसका होता था, तो ये इस सिस्टम को इन्हें क्रश करना था। बिल्कुल। और इस सिस्टम को बिना ख़त्म किए हुए वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। बिल्कुल। तो राज्य स्थापित करने के लिए तो उनको यहाँ के तमाम ऐसे लोग थे जो राजा, रजवाड़ा, जमींदार और तथाकथित जो सवर्ण जातियाँ, चाहे वो हिंदू और मुसलमान के लोग थे, जो कामगार उससे जुड़े नहीं थे, वो सारे लोग तो कहीं न कहीं उनसे कहीं प्रतिरोध किए, कहीं सरेंडर किए, कहीं उनके सहयोगी बन गए। लेकिन वो जो व्यापारी, मतलब जो उसमें कुशल लोग थे हैंडीक्राफ्ट में, और स्वाभिमानी भी थे, और सबके बड़े बड़े राजा रह चुके थे। जैसे यहाँ पासियों का राज था, राजभरों का राज था, राजेंद्र पासवान बहराइच में था। इसी तरह से पूरे देश में बड़े मजबूत और बड़े अच्छे राजा थे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो सनातन धर्मी ये लोग थे, मातृसत्ता के पूजक थे। बिल्कुल। ये सब नारी सत्ता के पूजक थे। तो जब हम ये देखते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये जब हमारे यहाँ आज भी चर्चा होती है, तो हमें लगता है कि ये जो हमारा मूल समाज, भारतीय समाज था, ये नारी की पूजा करने वाला। और फिर सनातन में जब हमने पाया कि जैसे शैव और वैष्णव की चर्चा होती है, तो शाक्य की चर्चा नहीं होती है। सनातन में 3 शाखाएं हैं। शाक्य माने वो देवी पूजक हैं, और जो शैव हैं और वैष्णव हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जितने हमारे वन क्षेत्र और इस कामगार से संबंधित लोग थे, सब देवी पुजारी। और हम लोगों के यहाँ सब कुल देवी भी हैं, सारे लोगों के यहाँ, जिनकी पूजा साल में एक बार की जाती है। तो हमें ऐसा लगा कि ये तो इतना अच्छा सब है और अवशेष के रूप में भी विद्यमान है। और आज भी देश के भीतर ये करीब करीब वो जो वनवासी क्षेत्र हैं, पहाड़ के क्षेत्र हैं, वो सब प्रकृति धर्मी लोग हैं। वो नदी, जंगल और जमीन, उनको अपनी माँ मानते हैं। जब हम ये कहते हैं कि अपने देश को हम भारत माता मानते हैं, माँ मानते हैं, तो फिर हमारी हर चीज़ की नदियाँ हमारी माँ है, हर चीज़ हमारी माँ से ही जुड़ के हम चलते हैं। जब हम भारत माँ कहते हैं, तो हम वहीं ये कहते हैं कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। तो यहाँ भारत नहीं आता है, पूरे दुनिया की जो धरती है, भूमि है। और इसी नाते हमारे वसुधैव कुटुंबकम की बात कि माने आयम निज परवेश, मतलब ये नहीं कि हम अपने की बात करते हैं या दूसरे की बात करते हैं। ये लघु विचार के लोग सोचते हैं, हम सबके कल्याण की बात करते हैं। और इसी नाते आज भी जो पूजा पाठ होता है, तो पंडित जी लोग देखिए विश्व का कल्याण हो, तो कहने का मतलब ये भावना काम करती है। तो हमने ये अभियान के तहत ये सोचना शुरू हुआ कि आखिर में इन सब चीज़ों को जो करने वाले लोग हैं, मूल रूप में क्या ये समाज में विद्यमान है। तो मालूम पड़ा, जब अभिलेखों को देखा गया, तो मिला कि 1871 में तो अंग्रेज़ों ने एक बड़े तबके को, जो उस समय 30 करोड़ के लगभग आबादी थी, उसमें 6 करोड़ लोगों को, करीब 20% लोगों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। कितने लोगों को? 6 करोड़ लोगों को, 6 करोड़ लोगों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया, जिसमें उनके कुल वंश में पैदा होने वाले भी अपराधी माने जाएंगे।
और ये आश्चर्य है कि 1871 से लेकर के और 1930 तक ये संशोधन लगातार करते करते और 1930 में मद्रास रेजिडेंसी के 65 जातियों जनजातियों को जन्मजात अपराधी घोषित किया। पूरे आज़ादी की लड़ाई में इनका कहीं जिक्र किसी भी नेता के द्वारा या उसके द्वारा नहीं किया गया, और इवन आज़ादी के बाद भी इसका कहीं कोई जिक्र नहीं। सरकार बनी, संविधान बना, यहाँ बड़े बड़े जो नेता हमारे उसमें थे, गांधी जी हों या अम्बेडकर जी हैं, तमाम नेता इन लोगों ने कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो प्रथम प्रधानमंत्री बने, पटेल साहब, इन लोगों ने उनका इस सब पे कोई बातचीत भी नहीं हुई। इस स्तर पे न कोई बात हुई, न कोई जो है इशू उठाया गया। और एक चीज़ जरूर हुई कि जब देश आज़ाद हो गया और देश में संविधान सभा का भी गठन हुआ, और आप जानते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था 1946 में, जिसके परिणाम स्वरूप देश को आज़ादी मिली थी। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ, तो संविधान सभा के भी चयन उसी तरह से हुआ था जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लागू करने के लिए उस समय अंतरिम सरकारों का चयन हुआ था। अच्छा, ठीक। तो इसमें सामान्य लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं थे। वो जिनके जो राजस्व देते थे, टैक्स देते थे, या जो उसमें विचार करते करते ये बात हुई कि ये जो अंग्रेजों ने जन्मजात अपराधी घोषित किया था शेड्यूल कास्ट और ट्राइब को, 237 लोगों को, उन्हें आर्टिकल 341 में 342 में आरक्षित कर दिया गया। ठीक है। जिसे हम अनुसूचित कहते हैं, मतलब शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट कहते हैं। बिल्कुल। और उन्हें उस समय की जो आबादी थी 7% और 15%, आज भी वही है 7% 15%। अच्छा। आरक्षण दे दिए गए। ठीक। और वो लोकसभाओं में भी आरक्षण दे दिए गए, और विभिन्न राज्यों में जो इनकी आबादी थी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, उसके हिसाब से उन्हें लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र आरक्षित कर दिए गए। और सर्विसेज में इनको आरक्षण दे दिया गया वही 7% 15% के हिसाब से, माने 22% का। और जुडिशियरी में भी दे दिया गया। उसके पीछे उन लोगों की संभवतः ये सोच रही होगी, लेकिन इस विषय पे बहस नहीं हुई। आरक्षण पे तो बहस हुई, लेकिन आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, किनको दिया जा रहा है, इस बात पे बहस नहीं हुई। बहस करते करते तमाम बहस में हुआ कि आर्थिक आधार पे दिया जाए, फलाने धमाके दिया जाए, लेकिन उसमें जो एक ही क्राइटेरिया तय हो गया कि जो क्रिमिनल कास्ट और क्रिमिनल ट्राइब थे, घोषित रूप से नहीं, इसकी घोषणा नहीं हुई। अच्छा। लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के में उन्हीं लोगों को शामिल किया गया जो जन्मजात अपराधी घोषित किए गए थे। जो 6 करोड़ कुछ बताया था जिनको अपराधी घोषित ब्रिटिश सरकार ने किया था, वो उसमें कोई संशोधन, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आज तक सब वैसे चला आ रहा है वैसे ही? नहीं, उसमें एक परिवर्तन हुआ। एक तो ये परिवर्तन हुआ कि उनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर दिया गया, उन्हें संरक्षित किया गया। सर्विसेज में राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, माने जो प्रशासनिक भागीदारी, जुडिशियरी की भागीदारी उन्हें मिल गई 22%। तो जो उनकी आबादी भी उतनी थी। अब सवाल ये है, उसके बाद 1952 में उससे पहले एक ट्राइब कमीशन का गठन हुआ। उस कमीशन ने रिपोर्ट दिया, इन जातियों जनजातियों के काम धंधे के बारे में भी बताया। और ये, लेकिन उस रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि ये जिन जातियों जनजातियों से संबंधित कौन बड़े बड़े राजा हुए हैं, कौन बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, कौन बड़े जो है इनके धर्म गुरु हैं, या कौन इनमें अच्छे कवि हुए हैं, कौन मतलब जिन जो आइकॉन्स थे। जैसे बिरसा मुंडा जी हैं, ये भी जनजाति में से आते हैं। बिल्कुल भगवान मानते हैं। तो ऐसे तमाम लोग, हाँ, ऐसे देश के भीतर हजार आप सोच सकते हैं कि जिस देश की आबादी का 22% लोग आज की डेट में वो 30 करोड़ से ऊपर के लगभग हैं। तो ऐसे इतनी बड़ी आबादी से संबंधित जो लोग हैं और जिनको उस समय जन्मजात अपराधी घोषित किया गया था, वो उनके उत्तराधिकारी हैं। तो आज की डेट में वो सब के सब जन्मजात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। बिल्कुल। हम लोगों की सोच के पीछे ये भी सोच है कि आवर एंसेस्टर्स ऑलवेज अलाइव इन आवर DNA एंड जीन्स,
हमारे डीएनए में, जीन में हमारे पूर्वज हमेशा विद्यमान रहते हैं। बिल्कुल हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, जो हमारा स्वभाव है, व्यवहार वो हमारे पूर्वजों के स्वभाव और विचार और व्यवहार से मेल खाता है। उसके हम नए संस्करण हैं। तो आज की डेट में हम लोगों का जो ये अभियान इस बात पे विचार करता है और ये चाहता है कि व्यवस्था की भागीदारी देने के बाद भी 75 साल पहले आज की डेट में इन लोगों की स्थितियां बदली नहीं गई, नहीं बदली। और आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आर्थिक आज़ादी, आत्मनिर्भरता थी, संपन्नता थी, जो उनकी सामाजिक आज़ादी थी, जिसके का और धार्मिक जो उनका सब काम थे, तो जिस तरह से अंग्रेज उनको क्रश करने की कोशिश कर रहे थे, उसी तरह का अपमान, उसी तरह से उनको क्रश करने की, कहीं बंदूक के बल पर और कहीं जो है ऐसे सामाजिक लोगों के द्वारा जो होता था, भारत के ही समाज के द्वारा, अंग्रेज तो एकदम पीछे थे। वो प्रवृत्ति आज भी बनी हुई है, वो परसेप्शन नहीं बदला। जबकि 1952 में इंडियन क्रिमिनल कास्ट एंड ट्राइब एक्ट 1871 का संशोधन करके इंडियन हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट में बदल दिया। ये अपने आप में हास्यास्पद है कि भारत में क्या आदतन अपराधी रहते हैं क्या? जहाँ भारत में नागरिक हैं और इतनी कानून की व्यवस्था सारी चीज़ है, तो उसमें आदतन अपराधी लोग कैसे हैं और कैसे सर्वाइव करते हैं, ये अपने आप में हास्यास्पद है। तो एक जो आर्थिक आज़ादी के लिए और सामाजिक आज़ादी के लिए और इनके यूँ कहिए आपकी जो देश के लिए जुग जुग से योगदान रहा है और आज भी योगदान। राजनीतिक पार्टियां आज कुछ नहीं कर रही हैं क्या? नहीं, अब उसी विषय पे हम आते हैं कि सत्ता की भागीदारी से ये सोचा गया था कि राजनीतिक कारणों से इनकी दुर्दशा हुई है, तो राजनीति में भागीदारी से, समाज में मतलब सत्ता में भागीदारी से इनकी स्थिति बदलेगी। लेकिन 75 सालों बाद वो स्थिति में बदलाव नहीं आया। तो आज कैंपेन ये विचार करता है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। उसके पीछे यही रहा, सोच या कारण मालूम पड़ता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो जो आज़ाद देश के अनुरूप व्यवस्था बनाने का काम था वो नहीं हुआ। जैसा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तमाम ऐसे देश रहे जो अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, और जब उनसे आज़ाद हुए तो उन लोगों ने अपने देश के आवश्यकता के अनुसार, समाज के अनुसार अपने व्यवस्थाएं बनाई। भारत में आज वो सब दुनिया के विकसित देश हैं। भारत ने अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं किया। तो जो ये सामाजिक भागीदारी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के माध्यम से जन्मजात अपराधियों जिनको अंग्रेजों ने घोषित किया था, उन्हें शामिल किया गया, तो जो अपेक्षा थी कि इनकी स्थिति में बदलाव आ जाएगा, वो बदलाव नहीं आया। आज वो स्थिति बनी हुई है। बदलाव इस नाते उसके पीछे मूल कारण ये रही कि व्यवस्था जो थी वह आज़ाद देश के अनुसार उसमें बदलाव नहीं लाया गया था। जो हमारे क्रांतिकारी जिन लोगों ने अपनी जान दे दी देश की आज़ादी के लिए, उनका ये था कि कल जब भाई भगत सिंह जी को ही ले लेते हैं कि उनका कहने का मतलब है कि उनका भी यही डर था कि हम चलो ठीक है, हम हमारे शहीद होने के बाद हमारे देश की जो ऐसी स्थिति फिर ना हो कि इससे पहले गोरे राज करते थे, अब आने वाले समय में काले उन पर जो है शोषण कर रहे हों, तो ये वही स्थिति बनी हुई है। नहीं, वो केवल ट्रांसफ़र हो गया और व्यवस्था वही रह गई। अगर आज़ाद व्यवस्था, जैसा अभी हमने कहा कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तमाम गुलाम देश जो ब्रिटेन के थे, आज़ाद होने के बाद उन्होंने अपने देश की व्यवस्थाएं बनाई, तो अगर हमारे देश के अपने आज़ाद देश के लिए व्यवस्था बनाई जाती तो निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें बदली जाती। और फिर ये जो हमारी समृद्धि के, आर्थिक समृद्धि के, सनातन समृद्धि के, प्रकृति रक्षा के लिए और जिनका मातृसत्तात्मक नारी सम्मान वाला समाज, तो ये सारी चीज़ें जो पहले वैभवशाली भारत में थीं और जो भारत दुनिया का वैभवशाली देश था, तो वो स्थिति आज हम प्राप्त कर लिए होते, लेकिन हम वो स्थिति नहीं प्राप्त कर पाए, इस नाते कि व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। तो जो व्यवस्था में गए वो व्यवस्था के हो गए, और व्यवस्था जो शासक मानसिकता की थी, ड्रैकुलन थी, या यूँ कहिए कोरोनियन थी, वो मतलब कोरोनस व्यवस्था जो थी, ड्रैकोनियन व्यवस्था जो थी, वो वैसी ही रह गई। और आज समाज में साफ दिखाई देता है
कि जनता समझती है कि देश आज़ाद है, हम आज़ाद हैं, लेकिन व्यवस्था गुलामी वाली है तो समझती है कि हम तो शासक हैं और हम इनकी ऐसी तैसी करेंगे, तो वो टकराव दिखाई देता है। बिल्कुल, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। फर्क ये पड़ रहा है, देश को फर्क पड़ रहा है, देश को फर्क ये पड़ रहा है कि समाज और सत्ता के टकराव के कारण देश में जो विकास होना चाहिए था और जो ये जातियाँ स्वाभिमानी जातियाँ और जो जन्मजात अपराधी जिनको घोषित किया गया था, जातियाँ जनजातियाँ जो आज देश में 30 करोड़ से ऊपर हैं, ये अगर परसेप्शन बदलता, उस समय भी अगर परसेप्शन बदल जाता तो देश का एक ऐसा इतिहास होता कि पूरे दुनिया ये देखती कि भारत तो पुनः वैभवशाली हो गया। आज दुनिया में हैंडीक्राफ्ट पे काम करने वाले लोग नहीं हैं, दुनिया से गायब है कला। भारत में आज करोड़ों लोग जूता बनाने वाले हैं, जूता की फैक्ट्रियां बहुत हैं, लेकिन फैक्ट्री में काम करने वाला कोई भी कारीगर या मजदूर एक जूता नहीं बना सकता। यह एक जूता बनाने की कला, आपके पैर के नाप की कला बनाने की ये यहाँ है, करोड़ों है। कपड़ा सिलने वाले, आपके शरीर का कपड़ा सिलने वाले करोड़ों में दर्जी आज यहाँ है। बिल्कुल, तमाम यहाँ पे सिरेमिक का काम करने वाले, कालीन का काम करने वाले, खेती तरह तरह की करने वाले, केसर की खेती से लेकर के 70% खेती आज भी जो कृषि पर देश हमारा निर्भर करता है। नहीं, यह तो जो कहा जाता है ना कि बनाया क्या परसेप्शन है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा देश उद्योग प्रधान देश रहा है और आज भी है। अच्छा, तो वो जैसे चाइना से जो माल आता है सस्ता आता है, लेकिन वो हैंडीक्राफ्ट नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा सस्ता माने हमारे किसान का अनाज है, उससे कई गुना ज़्यादा सस्ता हमारे जो कपड़ा बनाने वाले लोग हैं, जो चमड़ा काम करने वाले लोग हैं। अभी एक उदाहरण मैं बताऊं, होशंगाबाद बंगाल में वहाँ से कपड़े आते हैं, सूती कपड़े। मेरा पर्सनल अनुभव, यूपिका में मैंने जो है वो 8 प्लाई का काटन, वो एक थान कपड़ा माने 11 मीटर कपड़ा 1200 रुपये में वहाँ हमको दिया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्यों, कैसे दे रहे हो आप? तो उसका हमने 100 रुपया प्रॉफिट लिया है, ये तो 1100 रुपये का हमको मिला है। तो हमने कहा फिर वहाँ जो कारीगर होगा उसको क्या मिला होगा? तो उन्होंने कहा कि उसको तो 200 रुपया भी नहीं मिला होगा। माने 11 मीटर एक थान कपड़ा जिसमें 2 कुर्ता 2 पैजामा हुआ। और वो स्थिति है कि मैंने यहाँ गांधी आश्रम में पूछा कि इस कपड़े का 8 प्लाई का कॉटन का है, इसका क्या दाम होगा? उनका 500-600 रुपये मीटर से कम नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, अभी राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे तो मखाना वाला बिहार में पहुंचे थे कि मखाना तो यहाँ किसान काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, 200 रुपया किलो में भी नहीं बिकता है। इनकी हालत बहुत ख़राब है। और यही मखाना जब अमेरिका या विदेशों में चला जाता तो हज़ारों रुपये किलो का बिकता है। तो हम इस अभियान ने ये विचार किया कि 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि जो ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए लोग हैं, अब हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों है, या तो उनसे जुड़े हुए जो काम करने वाले उनके लोग हैं, नेता हैं, सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, अधिकारी हैं, तो वो लोग इस तथ्य को या तो जानते नहीं हैं कि उन्हें जन्मजात क्रिमिनल घोषित किया गया था, या फिर जानते हुए भी किसी और कारण से उस बात को कहना नहीं चाहते हैं। तो ये हमारा इन सब से निवेदन है और पूरे समाज और व्यवस्था से निवेदन है कि ऐसे जो हमारे पूरे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हर तरह की आज़ादी के रक्षक रणबांकुरे पीढ़ी दर पीढ़ी के, और जो जिनके वंशज आज 30 करोड़ के लगभग हैं, तो ये लोग स्वयं भी महसूस करें कि हम आज़ादी के वो योद्धा हैं जो जन्मजात हैं और जन्मजात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। बिल्कुल। एक दूसरी बात यह है कि जो अन्य समाज के लोग जो अंग्रेजों से मिल करके उन लोगों पे अत्याचार किए, उन लोगों को लूटपाट किए, शोषण किए, पीड़ित किए, आज भी कर रहे हैं। अच्छा। तो वो लोग इस बात के लिए शर्मिंदा, उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। जैसे किसी एक क्रांतिकारी अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए, भगत सिंह जी के लिए, अशफाकुल्ला खां के लिए, किसी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के लिए, किसी भी क्रांतिकारी के लिए अगर कोई अपमानजनक शब्द कह दे, कोई बात कह दे, तो समाज में तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, कैसे कहते हैं। बिल्कुल सही बात। तो जबकि आश्चर्यजनक ये है कि जितने क्रांतिकारियों का नाम हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इन लोगों का, इनके वंशजों को जन्मजात अपराधी घोषित नहीं किया गया था। उस कुल वंश में पैदा होने वालों को जन्मजात अपराधी नहीं घोषित किया गया था।
जन्मजात अपराधी वाले तो यही लोग हैं जिनको शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट कहा गया। तो आज हमें इस बात पे सोचना चाहिए और आर्थिक आज़ादी के लिए और अर्थव्यवस्था के पूरे सारी अर्थव्यवस्था की अच्छाई के लिए और पूरे दुनिया में जो ये हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बनाने की कला है, जिसकी जो गायब हो गई है पूरे दुनिया के जो ये ड्रैकोनियन इकोनॉमी है, जो कोरोनस इकोनॉमी है, इससे मुक्ति पाने के लिए ये लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं है। ये भारत की जो ये मूल अर्थव्यवस्था के केंद्र में 30-35 करोड़ लोग हैं, ये पूरे देश का ही परसेप्शन नहीं पूरे दुनिया का परसेप्शन बदल देंगे, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। जड़ी बूटियों का इनसे ज़्यादा कोई ज्ञान किसी को नहीं है और पूरे दुनिया को इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल। तो जो दुनिया में और यहाँ की चीटिंग हो रही, ठगी करने वाले लोग हैं। अभी देखिए फार्मा उद्योग है, अभी ये जूता बनेगा तो आपकी नस दबेगी तो आप दवा कराने जाएंगे। बिल्कुल। कपड़ा बनेगा तो जो सिला ब्रांडेड कपड़ा होगा, पैकेट का भोजन होगा, सब में जहरीला, बिल्कुल सब नुकसान करता है। पैकेट का दूध होगा, ये सब जो है एक तरह से फार्मा उद्योग का सहायक है, मैंने बीमार उद्योग को बढ़ावा देने वाला। बिल्कुल। मैं आपको रोकूंगा, काफ़ी समय हो रहा है, फिर मैं अगली कड़ी में फिर आप सबसे मिलूंगा और बहुत चर्चा करनी है। इसमें एक पॉइंट जरूर अभी जो हम बिल्कुल बताएं, बिल्कुल अगर हम कहना चाहते हैं वो ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग इंडेक्स बने, मतलब बता दो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। हाँ, जैसे हिंदी में ज़्यादा लोग हमारे सुनने वाले हैं। हाँ, जैसे प्राइम सेक्टर है, किसान हैं, मजदूर हैं, खान में काम करने वाले लोग हैं, चमड़े का काम करने वाले लोग, कपड़े का काम करने वाले, इत्र का काम करने वाले, कालीन का, सिरेमिक का, शीशे का, तमाम काम करने वाले जो लोग हैं और उसमें जो पूंजी लगाने वाले लोग हैं, जो उसमें कारीगर हैं, श्रमिक हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है और उनकी बड़ी ठगी हो रही है। वही माल जब बाज़ार में चला जाएगा, स्टोरेज में चला जाएगा, एक इंडस्ट्री में चला जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो करोड़ों करोड़ों अरबों का लोगों को फ़ायदा दे रहा है, मिलियनियर लोगों को बना रहा है। तो ऐसे में हम ये अभियान के लोग विचार विमर्श करके तय किए हैं, सोचे हैं कि लोगों को कहा जाए, लोगों को बताया जाए कि अगर एक प्रॉफिट शेयरिंग इंडेक्स बने, डिफरेंट लेवल के प्रॉफिट को मिक्स करके और एक ऑप्टिमाइज करके, जैसे महंगाई भत्ता और ये रहता महंगाई वो बढ़ती है तो उसका एक बास्केट होता है, उसी तरह से इसका एक बास्केट बने और वो प्रॉफिट तय हो शेयर। तो प्राइम सेक्टर में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उसमें काम करने वाले उसके मालिक हैं, उसमें काम करने वाले कारीगर हैं, उनके खाते में वो पैसा पहुंचना शुरू हो तो उनकी आर्थिक समृद्धि भी हो जाएगी, सामाजिक जागरूकता और योगदान भी हो जाएगा, देश समाज का भी कल्याण होगा और उनको लगेगा कि उनकी आर्थिक आज़ादी में कितना सहायक हो। जबकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने में पारंगत हैं, उनको वर्तमान शिक्षा से उनका कोई मतलब नहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वर्तमान शिक्षा में भी जो उनके लोग योग्य लोग हैं वो ठीक प्रकार से पढ़ाई लिखाई करके और शासन सरकार व्यवस्था में शामिल होंगे। सामान्य जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो पढ़ाई वो तो करेंगे ही, लेकिन उनको जो पुश्तैनी कार्य है उस पर तो वो अपना ध्यान दें। और पूरे विश्व में जो ये संकट पैदा हो रहा है उसका भी इलाज इसके माध्यम से होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि एक जैसे पेंशन एक्ट है, तो जो सरकारी सेवा में होते हैं उनको पेंशन एक्ट से होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है, जो पेंशनर हो जाते हैं, काम करने लायक नहीं रहते हैं तो उनको पेंशन मिलती है, उससे उनका चिकित्सा सब चीज़ का देख रेख होता है। लेकिन देश में 60 करोड़ के लगभग वर्क फोर्स है जो 18 साल से लेकर के और 60 साल की उम्र, तो उसमें जो 60 लगभग 1.5-2 करोड़ लोग हैं जो सरकारी सेवा में, 58 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था समाज व्यवस्था को संचालित करने में सहयोग दे रहे हैं। वो रिक्शा चालक हो सकते हैं, वो किसी चाय की दुकान में काम करने वाले हो सकते हैं, जितने भी सब काम करने वाले, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, तो ऐसे सारे लोगों पे पेंशन एक्ट का विस्तार है। पेंशन एक्ट किसी कर्मचारी के लिए ही नहीं होता है, वो पेंशन एक्ट में वो व्यवस्था है कि जब आदमी काम करने लायक है तो उसमें कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा या वो सेल्फ कंट्रीब्यूशन कर सकता है, और फिर ना काम करने लायक स्थिति में उसे उसके बदले में
पूरा अच्छे से जीवन निर्वाह कर सके, वो पेंशन के रूप में उसे प्राप्त होगा। दूसरा जीपीएफ एक्ट है, जो सरकारी कर्मचारी के लिए है कि उसके पैसा एम्प्लॉयर काटता है और उसको रखता है। तो इसी तरह से उसमें भी सेल्फ या किसी जो एम्प्लॉयर है नॉन गवर्नमेंट का, तो वो एक उसको अकाउंट नंबर मिलेगा और वो रहे, तो उससे रहेगा कि जब भी वो काम करने लायक जब तक है तब तक वो जो है उस बीच में भी उसकी चिकित्सा से लेकर अन्य काम पूरे होंगे, और न काम लायक नहीं रहेगा तब भी उसका होगा। बिल्कुल तो सही, बहुत ही जीवन अच्छी अच्छे प्लानिंग चलेगा, आपकी बड़ा है। स्वाभिमान उसमें रहेगा और देश का अच्छा नागरिक बनेगा, देश की भलाई की बात सोचेगा। आज तो रोजी रोटी के ही चक्कर में लोग परेशान हैं, तो ये काफ़ी क्राइम इससे क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि भाई अगर क्राइम बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है। और जो हमने अभी आप कोरोना से इकोनॉमी की बात किया है या रेगुलर इकोनॉमी की बात किया, प्रदूषण बढ़ाओ, पेट्रोल बेचो, डीजल बेचो, प्रदूषण फैले, बिल्कुल, लोग बीमार हों, तो अर्थव्यवस्था चूंकि उससे टैक्सेशन आएगा। शराब बेचो, नशा बेचो, लोग दारू पिएं, लोग जो है नशा करें, और एक तरफ कहें कि लोग नशेड़ी भी हो रहे हैं, तो ये जो है इससे एक्साइटिविटी है, तो इससे हमें मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोकूंगा, फिर मैं अगली बार फिर साथ में बैठेंगे। काफ़ी लंबी चर्चा हुई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे देश को, हमारे दर्शकों को कुछ आप लोगों से, चूँकि आप लोग एक लंबी उम्र का एक्सपीरियंस रहा है, तो हमारे दर्शकों को सुनने को मिले, कुछ सीखने को मिले, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कुछ नई तैयारी के साथ में। आपसे हम हमेशा बातचीत करते रहेंगे, हमारे तमाम जो पुरातन चीज़ें हैं उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।